Now we are going to learn about angle between a plane and a straight line in space. त्रिविम में किसी समतल और किसी रेखा के बीच कोण हमें ज्ञात करना है बच्चों। यहां हमें एक प्लेन गिवन है, प्लेन गिवन है यानी कि प्लेन की इक्वेशन गिवन है। आपको इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ ए बी सी क्या होंगे बच्चों? ए बी सी होंगे इस प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज। हेयर ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन। और हमें यहां पर बच्चों कोई लाइन भी गिवन है। सपोज कीजिए उस लाइन की इक्वेशन आपको कुछ इस प्रकार से गिवन है। अगर आपको लाइन की इक्वेशन कुछ इस प्रकार से गिवन है जैसी कि मैंने यहां पर लिखी है, तो यहां x1 y1 z1 होंगे वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिससे लाइन पास हुई है। भाई लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ऑब्वियसली, उनमें से एक पॉइंट होगा x1 y1 z1। और a डैश b डैश c डैश क्या होंगे बच्चों? इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज, इसके दिक् अनुपात। और आपको क्या करना है बच्चों? आपको इस प्लेन और इस लाइन के बीच में एंगल बताना है। यू नीड टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस लाइन। सुनिए भैया, आपको यहां पर ये प्लेन गिवन है, प्लेन गिवन है मतलब प्लेन की इक्वेशन गिवन है। तो यहां एबीसी क्या होंगे? इस प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज। और साथ में क्या है बच्चों? आपको ये लाइन गिवन है, ये रही वो लाइन। होप आपको ये दिख रही होगी। देखिए ये आपको प्लेन गिवन है, इस प्लेन गिवन है मतलब प्लेन की इक्वेशन गिवन है। भाई हमको मैथमेटिक्स में से मतलब ये होता है कि कोई कर्व गिवन है मतलब अल्टीमेटली उसकी इक्वेशन गिवन है, या इक्वेशन गिवन है तो उसका कर्व गिवन है, यही कह सकते हैं। एनीवेज, सो ये आपके पास में प्लेन गिवन है। इस प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशोज आपको पता है, और इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशोज आपको पता है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज आपको पता है, लिखा हुआ है वहां पर। और आपको ये प्लेन गिवन है मतलब इसके नॉर्मल का डायरेक्शन पता है। और आपको क्या करना है? आपको एंगल बताना है इस लाइन और इस प्लेन के बीच। यू नीड टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन दिस लाइन, you need to find out angle between this line and this plane and let this angle be theta। माना कि ये कोण कितना है बच्चों? थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो आपको ये फाइंड आउट करना है। और समस्या ये है कि आपके पास में प्लेन और लाइन, प्लेन और लाइन के बीच एंगल का कोई डायरेक्ट फार्मूला है ही नहीं। यू डू नॉट नो डायरेक्ट फार्मूला to find out the angle between a plane and a line, which we actually need to find out over here. So how we will go ahead? हमें इन दोनों के बीच में कोण ज्ञात करना, जिसका कोई सीधा सीधा सूत्र मेरे पास में नहीं है। लेकिन मैं काम जरूर कर सकता हूं कि अगर मैं इस एंगल को थीटा सपोज कर लूं, इफ आई सपोज दिस एंगल थीटा, अगर मैं इस एंगल को थीटा सपोज कर लूं तो ऑब्वियसली ये एंगल जो होगा ये होगा 90 माइनस थीटा। अगर मैं इसे थीटा सपोज कर लूं तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और ये क्यों होगा? मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है जो नॉर्मल है वो प्लेन के साथ में कितना एंगल बनाएगा? वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। वो जो 90 डिग्री एंगल बनाएगा उसी को तो नॉर्मल अभिलंब कहा करते हैं। तो ये एंगल 90 है। और आपने प्लेन और लाइन के बीच में एंगल बताना, लेट इट बी थीटा। अगर ये थीटा सपोज कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो आपको इन दोनों के बीच मतलब प्लेन और लाइन के बीच में एंगल जानना था, जो कि थीटा मान लिया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकलता है बच्चों? एक लाइन ये है जिसके डायरेक्शन रेशोज ए डैश बी डैश सी डैश है, और दूसरी लाइन वो है बच्चों जिसके डायरेक्शन रेशोज ए बी सी है। तो दो लाइंस के बीच में एंगल का फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन देम, जबकि यहां पर वो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। और अपॉन में क्या? अपॉन में होगा अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सो दिस विल बी द एंगल बिटवीन दिस टू, दिस प्लेन एंड दिस लाइन। ये होगा बच्चों। आई रिपीट, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मुझे एंगल बताना है इस प्लेन और ये लाइन के बीच। मुझे एंगल इस प्लेन और इस लाइन, इन दोनों के बीच में बताना है। और मेरे पास इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। अगर मैंने इसे थीटा मान लिया तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और दो लाइंस के बीच में एंगल मैं जानता हूं बच्चों, तकरीबन जब से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करी तभी से हम जानते हैं कि वो इस तरह से निकलता है। तो ये आपके पास आएगा। और cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? हो जाएगी साइन थीटा। बाकी जो एक्सप्रेशन आपके समक्ष लिखा है वो वैसा का वैसा ही होगा। अब यहां पर हमारे पास में इसकी दो सिचुएशन बनेगी बच्चों। पहली सिचुएशन बनेगी अगर पैरेलल हो दोनों, पैरेलल हो दोनों मतलब कौन? प्लेन और लाइन। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू होगी 0। थीटा की वैल्यू 0 होगी। जरा मैं 3D में डायग्राम बनाकर देखूं कैसा बनेगा। थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ऐसा हो जाएगा कि वो जो प्लेन है और ये जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे।
ये लाइन है और ये प्लेन है, ये दोनों क्या होंगे बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल। तो जब ये पैरेलल होंगे तो साइन जीरो, इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, साइन जीरो की वैल्यू होगी जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो कर देंगे तो ये रेशो जीरो कब आएगा बच्चों, भाई ये साइन जीरो हो गया, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो कब होगी, जब न्यूमरेटर यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो। अभी तक क्या हुआ करता था, ये जो कंडीशन होती थी ये किसके लिए होती थी, ये कंडीशन हुआ करती थी परपेंडिकुलर की, लेकिन अब की बार ये कंडीशन जो है वो किसके लिए होगी, पैरेलल की। सो मैं बोल सकता हूं ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश की वैल्यू होगी जीरो। भाई अगर प्लेन और लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर ये प्लेन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है बच्चों, पैरेलल हैं, तो क्या होगा, पैरेलल होंगे तो साइन जीरो कर देंगे। भाई थीटा यहाँ पे किसके बीच का एंगल है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, तो ये साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, मतलब ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसमें वो जीरो, और ये रेशो अगर जीरो आ रहा है तो ये तब संभव है बच्चा जब न्यूमरेटर जीरो और न्यूमरेटर जीरो हो, तो ये पिक्चर बनकर आपके पास में आएगी। और थोड़ी सी अकल लगाइए तो ये ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि प्लेन और लाइन पैरेलल हैं, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि प्लेन पर जो नॉर्मल है, प्लेन पर जो नॉर्मल है जिसके डायरेक्शन रेशोज ए बी सी हैं, और ये जो लाइन जिसके डायरेक्शन ए डैश बी डैश सी डैश है, अगर प्लेन लाइन के पैरेलल है, मतलब निश्चित बात है कि प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। और अगर दो लाइंस जिनके डायरेक्शन रेशोज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश हो, अगर वो दोनों एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो उसकी सिचुएशन यही होती। तो वैसे ही फार्मूला बनकर आया। और दूसरी कंडीशन आपके पास में बच्चों, आपको यदि क्या कहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर, भैया ये लीजिए, तो वो हम छोटी छोटी सी स्पेलिंग, वो फोनेक्स बोलते हैं मेरे ख्याल से इसको, अगर इंग्लिश में मुझे सही पता है तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कौन, अगर प्लेन और लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसी पिक्चर बन रही है, ऐसी पिक्चर बन रही है, तो क्या होगा बच्चों, इफ प्लेन एंड लाइन आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तो इस केस में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री, तो इस स्थिति में साइन थीटा की वैल्यू होगी 1, और साइन थीटा की वैल्यू 1 जब यहां पर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो रेशो ए बी सी का है वही रेशो ए डैश बी डैश सी डैश का होगा, या यूं कहूं कि ए और ए डैश का रेशो बी और बी डैश के रेशो सी और सी डैश के रेशो के बराबर होगा, समान होगा, इक्वल होगा, उसके ही जैसा होगा भैया। इस स्थिति में क्यों, स्वाभाविक सी बात है बच्चों, अगर आप बोल रहे हो कि प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका दूसरा मतलब यह हो गया कि प्लेन पर जो नॉर्मल है, प्लेन पर जो नॉर्मल है और ये जो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। इफ यू आर सेइंग दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका मतलब क्या हो गया कि प्लेन पर जो नॉर्मल होगा और जो लाइन होंगी, ये दोनों क्या होंगे बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे। होप आपको ये बात खोपड़ी में, भेजे में, मस्तिष्क में आई है। आई रिपीट, अगर हमारे को इस प्लेन और इस लाइन के बीच में एंगल बताना है, मैंने माना वो एंगल थीटा, तो हमारे पास में इन दोनों के बीच एंगल का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं था। सो मैंने क्या करा, मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया, तो ये ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि मालूम है मुझे नॉर्मल प्लेन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये एंगल अगर इन दोनों के बीच में, प्लेन और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो यहाँ पर एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो आप तो इन दोनों के बीच एंगल लिखेंगे तो वो कॉस थीटा, जबकि थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1, जो लगता है वही, और ये बाई चांस ये आ गया। अब आपके पास में सिचुएशन क्या बनी कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, मतलब न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, तो ये पिक्चर बनेगी। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर प्लेन और लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन ही हुआ करती थी अगर आप याद करें तो। और अगर प्लेन पर लाइन परपेंडिकुलर है तो साइन 90 हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, और ये 1 कब होता है बच्चों, जब ये पिक्चर बनकर आती है, ये पिक्चर बनकर आती है। एक्ट सच ये पैरेलल वाली कंडीशन हुआ करती थी, और वो इसलिए हो भी रही है यहां पर, क्योंकि अगर प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर है या लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों कि प्लेन पर जो नॉर्मल होगा और ये जो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो ये पिक्चर बनेगी। तो ये तो हमने बात करी कब, जब हम कार्टेशियन फॉर्म में काम कर रहे थे बच्चों। और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूं कि ये आपके पास में प्लेन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू क्या, हमारे पास में प्लेन की इक्वेशन है r माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो
क्या होगा इस स्थिति में? इस स्थिति में हमें बोल सकता हूं कि जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो होगा एन वेक्टर, और अगर लाइन की इक्वेशन आपको गिवन कुछ इस प्रकार से बच्चों की आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या, ए डैश वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन ऐसी होगी जो किसी पॉइंट ए डैश से पास होती होगी और बी के पैरेलल होगी। भाई ये किसके पैरेलल होगी? लाइन बी के पैरेलल हो गई। और इस प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया? एन वेक्टर। अगर आपको प्लेन की इक्वेशन गिवन है मतलब प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर आपको गिवन होगा। अगर आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है मतलब आपको लाइन किसके पैरेलल है वो गिवन होगा। सो अगर आपको इस प्लेन और लाइन के बीच इस प्लेन और इस लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो वो थीटा मान लिया, तो नेचुरल सी बात है ये बच्चों कितना एंगल आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो आपको इस प्लेन और लाइन के बीच में एंगल बताना है, मतलब इस लाइन और इसके बीच में एंगल निकाल लेते हैं तो वो कितना होगा। तो उस बेसिस पर अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, मैं वो यहीं लिख देता हूं चलिए। तो वो होगा बच्चों cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? I need to find out angle between this plane and this line. I need to find out angle between this plane and this line. That is, I want to find out angle between this plane and B vector. वो तो मैं डायरेक्ट निकाल नहीं सकता, प्लेन और B वेक्टर के बीच में एंगल निकाल नहीं सकता। So let me do one thing कि मैं B वेक्टर और N वेक्टर के बीच में एंगल निकालूं। B वेक्टर और N वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो होगा N वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ N वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ B वेक्टर। वो ये होगा एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर बी वेक्टर। आई रिपीट, मुझे प्लेन और लाइन के बीच में एंगल बताना है, मतलब मुझे प्लेन और बी वेक्टर के बीच में एंगल बताना है। तो मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो आई डिड वन थिंग कि मैं बी वेक्टर और एन वेक्टर के बीच में एंगल निकालूं। वो अगर ये थीटा मान लिया तो नेचुरल सी बात है बच्चों, ये 90 माइनस थीटा जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा मतलब ये हो गया साइन थीटा की सिचुएशन। और फिर वहां पर वही बात होगी बच्चों कि अगर ये पैरेलल है मतलब कौन? प्लेन और लाइन एक दूसरे के पैरेलल, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं प्लेन और लाइन दोनों एक दूसरे के अगर पैरेलल हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0। और ये 0 कब होगा बच्चों? जब इसका न्यूमरेटर 0 हो, मतलब एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो। ये फार्मूला तब बना करा करता था जब वहां पर हम परपेंडिकुलर की सिचुएशन बोलते थे, लेकिन वो यहां पे पैरेलल में आया। क्यों? स्वाभाविक सी बात है बच्चों, अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो ये लाइन इस प्लेन पर नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। अगर ये लाइन प्लेन के पैरेलल है तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों, ये लाइन इस प्लेन पे नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है एन वेक्टर और लाइन जो है बच्चों वो है बी वेक्टर। सो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो ये परपेंडिकुलर की सिचुएशन ही है एक तरह से। और फिर बच्चों अगर ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, अगर ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो यहां पर एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1। और साइन 90 की वैल्यू 1 कब होगी बच्चों? ये रेशो 1 कब होगा? ये रेशो 1 तब होगा जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे, व्हेन यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस वन वेक्टर इन फॉर्म ऑफ अनदर वेक्टर। और ये क्यों होगा? ये स्वाभाविक सी बात इसलिए होगा बच्चों कि मैं अगर ये बोल रहा हूं कि प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन का जो नॉर्मल है और ये जो लाइन है वो दोनों पैरेलल होंगे। और अगर एन वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली वी पीपल कैन एक्सप्रेस वन वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेक्टर। होप आपको समझ में आया है। बस अंतर यह है कि आपके पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं था तो आपको ये करना पड़ा, इसीलिए कॉस की जगह साइन हो गया। वरना हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं, हम इन दोनों के बीच में एंगल को लेकर भी समझ सकते हैं और इन दोनों के बीच में एंगल मानकर फार्मूला बनाकर भी समझ सकते हैं। इसे कॉपी जरूर कर लीजिएगा बच्चों। मुझे यहां पर कहा है x माइनस 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3z प्लस 7 और 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में एंगल निकालने को कहा गया। फाइंड आउट एंगल बिटवीन दीज टू। वीडियो को रोकिएगा और करिएगा। देखिए बच्चों, पहले तो आपके पास में ये जो लाइन है x माइनस 2 अपॉन 0, y माइनस 3 अपॉन 5 और इज इक्वल टू क्या बच्चों? z प्लस 7 अपॉन 3 अपॉन 1/3। आई कैन राइट दिस, 3 को कॉमन निकाल के ये कर दिया। अब आपके पास में ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशोज जो होंगे वो 0, 5, 1 रेशो 3 के रेशो में है। और ये जो प्लेन है इस प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशोज क्या है बच्चों? ये। और आपको किसके बीच में एंगल बोला है? यू हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। तो प्लेन एंड लाइन के बीच में एंगल आपने थीटा माना, लेकिन डायरेक्ट आपके पास में एंगल का फार्मूला नहीं था, इसलिए उसको cos 90 माइनस थीटा करा। cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। वो होगा बच्चों a1 a2 प्लस b
C1B2 प्लस C1C2 और होल अपॉन में क्या, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आया आपके पास में, और फिर क्या, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू, एक ये और एक ये। सो आपके पास में जो है एंगल किसके बीच में बोला गया था, एंगल बोला गया था प्लेन और लाइन के बीच में। जब प्लेन और लाइन के बीच में एंगल बोला, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, मैंने माना थीटा, तो प्लेन के नॉर्मल और लाइन के बीच में एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इसलिए वो cos 90 माइनस थीटा करेंगे, इसलिए sin थीटा आएगा। होप आपको समझ में आया, कॉपी कर लीजिएगा। अगली बात मैं समझाऊं उससे पहले बच्चों में इन फार्मूलों को मिटा रहा हूं, या अगली प्रॉब्लम पर मैं आऊं उससे पहले चलिए, अभी अगर मुझसे ये कहा है कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन फॉलोइंग लाइन, find out angle between following line and normal to the given plane, 5 plus 2 lambda j cap minus 1 plus 3 lambda k cap. Find out angle between following line and normal to given plane, 5i cap plus 2j cap minus 3k cap प्लस 15, ये लीजिए। चलिए, फाइंड आउट एंगल बिटवीन फॉलोइंग लाइन एंड नॉर्मल टू दिस प्लेन। तो पहले आप लाइन की इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेंगे, सो वो क्या हो जाएगा बच्चों, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, और लेमडा कॉमन निकाल दिया तो ये आ गया बच्चों माइनस 3i कैप और प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आ गया। तो आपको इस लाइन और इसके बीच में एंगल निकालना, मतलब इस लाइन और इसके बीच में एंगल निकालना है। तो आपको एंगल किस बार इसमें, इस बार किसके बीच में पूछा है, एंगल पूछा है आपको, आपसे बच्चों इस लाइन और इस नॉर्मल के बीच। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, एंगल में क्या बोला इस बार, फाइंड आउट एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड नॉर्मल टू दिस प्लेन, मतलब आपको यही एंगल बताना है। सो लेट इट बी थीटा, तो लेट इट बी थीटा, तो बच्चों cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू होगी क्या, n वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो n वेक्टर यहाँ पर कौन है ये, और b वेक्टर कौन है ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तिया 15 होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं, 3 तिया 9 होते हैं, और अपॉन में क्या होगा बच्चों, 5 स्क्वायर 25 और 29 और 9 38, ये लीजिए। और यहां पर क्या, 3 का स्क्वायर मतलब 18, 9 9 18 और 4 22, ये लीजिए। सो ये आपके पास में आ चुका है एंगल, मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं होगी बच्चों। cos थीटा मुझे निकालना है, तो cos थीटा कैसे निकलेगा, cos थीटा, इस बार cos थीटा क्यों निकालना है, क्योंकि इस बार मुझे लाइन और प्लेन के नॉर्मल के बीच ही एंगल पूछा है। इस बार मुझे प्लेन और लाइन के बीच में एंगल नहीं पूछा, जो मैंने जो टॉपिक उठाया है मुझसे वो बात नहीं बोली है, उन्होंने तो सिंपल सी बात बोली है कि आप तो साहब एक काम कीजिए, इस लाइन और प्लेन के नॉर्मल के बीच में एंगल बताइए। तो फिर तो वो मतलब अल्टीमेटली आपको एक तरह से देखा जाए तो आपसे 2 लाइंस के बीच में एंगल पूछा है, और 2 लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हो बच्चों, उसका तो फॉर्मूला cos थीटा करके ही होता है। तो ये आ जाएगा, कर लीजिएगा। अगली प्रॉब्लम पर मैं आता हूं। मुझे कहा है डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, डिटरमाइन equation of a line which is perpendicular to given plane। प्रश्न लिखिएगा बच्चों, determine equation of a line which is perpendicular to given plane, और given plane की इक्वेशन आपको ऐसी दे रखी है, and passes through point -1 2, -3। वीडियो को रोक कर कीजिएगा। determine equation of a line which is perpendicular to given line, which is determine equation of a line which is perpendicular to given plane and passes through this point। रोकिए और करिए। देखिए अब मैं यहां पर क्या करूंगा बच्चों, मुझे बोला है ऐसी लाइन बताइए, मुझे बोला है ऐसी लाइन बताइए, ऐसी लाइन बताइए जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो और ब्ला ब्ला पॉइंट से पास होती हो। ये रहा वो प्लेन, ये लाइन आपको बतानी है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट से पास हो रही है। तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है बच्चों, ये लाइन यूं कह सकता हूं कि प्लेन के नॉर्मल हो गई। अब डायग्राम बनाइए, आपका काम होगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर भले वो 2D हो या वो 3D हो, अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो हमें चीजें थोड़ी ज्यादा बेहतर नजर आती हैं, आसानी से समझ में आती हैं। सो मैंने क्या करा, मुझे ये लाइन बतानी थी। अब ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर तो लाजमी है बच्चों की ये लाइन प्लेन के लिए नॉर्मल ही होगी, ये लाइन प्लेन के लिए नॉर्मल ही होगी। और प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज क्या है बच्चों, प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो है 2:6:-3 के रेशो में,
2:6 रेशो -3 के रेशो में। सो इफ मैं मान लूं लेट डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन टू बी नोन आर ए बी एंड सी, यदि मैंने ये सपोज कर लिया कि डायरेक्शन रेशोज क्या है ए बी सी, तो ये किस रेशो में होंगे, ए रेशो बी रेशो सी जो होगा वो होगा 2:6 रेशो -3 के रेशो में। मतलब मैं बोल सकता हूं ए बराबर 2 लेमडा, बी बराबर 6 लेमडा और सी बराबर क्या होगा बच्चों -3 लेमडा। तो x माइनस x1 अपॉन 2 लेमडा, y माइनस y1 अपॉन ये और z माइनस z1 अपॉन ये। बाद में लेमडा कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, ये आपके पास में आ गया। होप आपको समझ में आया। आपने डायग्राम बनाया, आपको समझ में आ रहा है बच्चों। मुझे वो लाइन बतानी है जो इस प्लेन के नॉर्मल है, मुझे वो लाइन बतानी है जो इस प्लेन के नॉर्मल है और जिसके डायरेक्शन जो किसी पॉइंट से पास हो रही है। तो प्लेन पर नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशोज होंगे वही लाइन के होंगे, क्योंकि अब ये लाइन प्लेन पर नॉर्मल ही हुई है एक तरह से बच्चों। चलिए मैं अगली प्रॉब्लम पर आ रहा हूं और देखें हमें कहा है डिटरमाइन equation of a plane, determine equation of a plane on which following line is perpendicular। ये लीजिए, determine equation of a plane which is perpendicular to following line, और लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है कुछ ऐसी गिवन है आपको। determine equation of a plane which is normal to this line and passes through point 2i cap minus 7j cap plus 8k cap। इत्मीनान से वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए और करिए। अब आपको क्या करना है, आपको इस बार ये लाइन गिवन है, आपको इस बार ये लाइन गिवन है, देख लीजिए आराम से। इस बार आपको लाइन गिवन है और आपको ये प्लेन बताना है, जबकि प्लेन पर आपको कोई पॉइंट भी दे रखा है। ये लीजिए वो पॉइंट ये रहा। सो यू पीपल आर नोइंग दिस पॉइंट, यू पीपल आर नोइंग दिस लाइन। आपको इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है। हाउ टू गो अहेड, कैसे करेंगे हम, चलिए हम समझते हैं हम यहां पर कैसे करेंगे। तो देखिए साहब, हमको कैसे काम करना पड़ेगा। लेट मी डू वन थिंग कि हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम बना देंगे और डायग्राम बना देने के बाद में अब ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये लाइन जो है ये बी वेक्टर के पैरेलल, जबकि बी वेक्टर क्या होगा ये -i प्लस 2j प्लस 5k। मतलब मैं कह सकता हूं भाई ये जो लाइन आपको गिवन थी, ये लाइन आपको गिवन थी जो कि इसके पैरेलल थी। तो अब ये लाइन अगर प्लेन के नॉर्मल है तो निश्चित बात है ये वेक्टर भी इसके नॉर्मल होगा। तो आपको प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर मिल गया, आपको प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर मिल गया और प्लेन इससे पास हो रहा है। तो ये भी, तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकलती होती है बच्चों, प्लेन की इक्वेशन निकलती होती है r माइनस r1 वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। भाई अगर आपको प्लेन पर कोई पॉइंट पता हो और आपको प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर पता हो तो आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। आपको यही तो दो आवश्यकताएं होती हैं। सो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और r1 वेक्टर क्या है बच्चों, 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 8k कैप, ये लीजिए ये हो गया। और डॉट क्या, n वेक्टर, और n वेक्टर क्या होगा बच्चों, हमें ये पता है कि ये जो वेक्टर है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो n वेक्टर को मैं कुछ ऐसा मान सकता हूं लेमडा टाइम्स ऑफ दिस, क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर, अब जरूरी नहीं कि वो यही का यही हो। भाई ये एक बात आपको पता है कि ये प्लेन इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो निश्चित रूप से ये वेक्टर भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट इसी को n वेक्टर बोले, n वेक्टर भैया जो होगा वो इसी की फॉर्म में कुछ होगा। सो लेट इट बी दिस। सो यहां पर n वेक्टर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, लेमडा टाइम्स ऑफ -i प्लस 2j प्लस 5k इज इक्वल टू कितना, 0। ये आपके पास आ जाएगा। अब आप लेमडा कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, आपका काम हो गया। तो नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अगला सम मैं आपको दे रहा हूं, प्रॉब्लम आपको दे रखी है कुछ इस तरह से कि डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासेस थ्रू पॉइंट -i प्लस j माइनस k एंड विच इज परपेंडिकुलर टू फॉलोइंग लाइन्स। r वेक्टर
इज इक्वल टू 5i प्लस 6j माइनस 4k। प्रॉब्लम बनानी होती है भैया, कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यहां पर कोई ऐसा तो है नहीं कि यही वैल्यूज लिखनी है। चलिए, और आपको दे रखा है क्या, 2i माइनस 4j प्लस 8k प्लस म्यू, और यहाँ पर 2i माइनस 6j प्लस 9k। चलिए, प्रॉब्लम में क्या गिवन है बच्चों आपको, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, determine equation of a plane which passes through this point and which is parallel to these two lines, जो इन दोनों लाइंस के पैरेलल है। मतलब क्या होगा, जैसे देखिए ये आपके पास में ये एक लाइन है, एक लाइन ये वाली है, और सपोज कीजिए एक लाइन ये वाली है, ऐसे कुछ। भाई ये प्लेन है आपके पास में, ये प्लेन है जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, और वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, और इस वाली लाइन के भी वो क्या है, पैरेलल। इस तरह से कुछ मान लीजिए। तो अब कैसे क्या काम करेंगे भाई, हम प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकलेगी भाई, पहली बात तो ये कि जो प्लेन आपको बताना है, वो प्लेन जो प्लेन आपको बताना है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। आपको वो प्लेन बताना है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन के अगर पैरेलल है तो निश्चित बात है प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। सो लेट भाई वो जो वेक्टर वो होगा, उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और r1 वेक्टर क्या, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आर माइनस r1 वेक्टर डॉट n वेक्टर। ये लीजिए, उस प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, r माइनस r1 वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये होगा क्योंकि ये पता है, और ये n वेक्टर क्या होगा, प्लेन पर नॉर्मल। और एक काम करते हैं बच्चों, अब वो जो नॉर्मल होगा, लेट दैट इज n1 i कैप प्लस n2 j कैप प्लस n3 k कैप, कुछ ऐसा बनेगा। अब हमें वो प्लेन बताना है, मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे वो प्लेन बताना है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर ये है और लाइन ये है। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इससे सिचुएशन क्या बनेगी, इससे सिचुएशन ये बनेगी कि इन दोनों की परपेंडिकुलर की सिचुएशन लगाई, तो वो हो गया बच्चों n1 और प्लस क्या 2n2 प्लस क्या 3n3 इज इक्वल टू 0। और ऐसे ही फिर इसके लिए करेंगे तो वो होगा 2n1 माइनस 6n2 प्लस 9n3 इज इक्वल टू 0। मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे मालूम है कईयों को समझ में आ गया होगा, पर जिनको नहीं समझ में आया होगा भैया हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग समझदार होते हैं, कुछ लोग बुद्धिजीवी होते हैं, और जो बुद्धिजीवी होते हैं उनका जो दिमाग की जो जीबी है, जीबी आप समझ रहे होंगे गीगाबाइट, वो जरा ज्यादा बुद्धि में लगी रहती है, इसीलिए उनको बुद्धिजीवी कहा जाता है। मुझे ऐसा मालूम पड़ा ताजा। तो भैया हम बात करें क्या यहां पर मुझे वो प्लेन बताना है जो इस लाइन के पैरेलल है ना। तो प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर जो मैंने ये सपोज किया है वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। लाइन के परपेंडिकुलर मतलब इसके परपेंडिकुलर होगा, तो आपने परपेंडिकुलर की सिचुएशन लगा दी, वो ये आ गई। ऐसे ही दूसरी लाइन के लिए भी भाई आपको वो प्लेन बताना है जो इस लाइन के पैरेलल है। अब इस लाइन के पैरेलल है तो क्या होगा इस स्थिति में वापस से वही कि प्लेन पर जो नॉर्मल यानी कि n वेक्टर वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो वापस से वही सिचुएशन लगाओ, ये हो गया। अब ये आप इन दोनों को सॉल्व करो तो बच्चों यहां पर क्या होगा, n1 इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 × 2 18 माइनस 6 × 18 प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, आपको बचपन से पता है बच्चों। n2 की वैल्यू अगर देखी जाए तो क्या होगा, 1 मिनट, हाँ n2 की वैल्यू देखी जाए तो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 या 6 इज इक्वल टू n3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू मैंने मान लिया t।
एंड 1 की वैल्यू कितनी 36t एंड 2 की वैल्यू कितनी -3t और n3 की वैल्यू -10t. Now I've got the values of n1 n2 and n3 that I need to feed over here. मैं वहां रख दूंगा भैया तो मेरे पास में क्या आ जाएगा भैया, ये आएगा r वेक्टर माइनस आई प्लस जे माइनस के डॉट एन वेक्टर. और एन वेक्टर का मान क्या आए भाई 36t आई -3tj और -10t के. ये लीजिए और इसमें से अगली स्टेप में टी को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिएगा. मैंने वेक्टर फॉर्म में किया, आप इसी प्रॉब्लम को कार्टेशियन फॉर्म में करने की कोशिश कर सकते हो कि चलो मैं काम करता हूं दोनों इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लाता हूं. कार्टेशियन फॉर्म में लाने के बाद में मुझे वो प्लेन बताना जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो मैं उसे मान लेता हूं x + by + cz + d = 0. और फिर उसके बाद में क्या होगा बच्चों, वो इसके पैरेलल है तो फिर वही a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 वाली सिचुएशन लगेगी, क्योंकि मुझे वो प्लेन बताना है जो इसके पैरेलल है. मतलब मुझे वो प्लेन बताना है जिसका नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर है. और अगर आपको प्लेन का नॉर्मल आपने सपोज कर लिया है वो लाइन के परपेंडिकुलर है, तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 वाली सिचुएशन लगाना इज नॉट अ बिग डील. कर लीजिएगा. मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों. अब मुझे कहा है डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन. डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच passes through, determine equation of a line which passes through following which passes through point -1 2, 7 and which is perpendicular to following planes, which is parallel to following planes. R vector 5i plus j minus 6k plus 10 equals to 0 and r vector dot 3i minus 2j plus 4k minus 29 is equals to 0. I have to find out equation of a plane. I repeat the question भैया, अगर आपने नहीं लिखा हो या मैंने गलत बोल दिया तो मैं फिर से मॉडिफाई करके बोल रहा हूँ बच्चों. आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास होती है. करिए. तो कुछ काम यहाँ पर कार्टेशियन में दे रखा है, कुछ वेक्टर में दे रखा है. आप चाहो तो दोनों को कार्टेशियन में कर लो, दोनों को वेक्टर में कर लो. तो मैं काम करता हूँ दोनों को कार्टेशियन में कर लेता हूँ. पिछला सब हमने वेक्टर में किया तो कार्टेशियन में कर लेते हैं. तो कार्टेशियन में करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम मान लेंगे प्लेन पे कोई पॉइंट है XYZ, तो उसके पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा XI के प्लस YJ के प्लस Z के क्या रख देंगे. तो ये हो जाएगा बच्चों 5X प्लस Y माइनस 6Z प्लस 10 = 0. और ये क्या होगा बच्चों 3x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 29 = 0. चलिए जनाब, ये हमारे पास में आ चुका. अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमें वो लाइन बतानी है जो इन दोनों के पैरेलल है. ये आपको प्लेन गिवन है, एक आपको प्लेन ये गिवन है, एक आपको प्लेन सपोज कीजिए ये वाला गिवन है, और एक प्लेन आपको सपोज करो ये वाला गिवन है. ठीक है भैया, आपको एक प्लेन ये वाला गिवन था और एक प्लेन ये वाला गिवन था भैया. और आपको क्या करना था, आपको ये करना था कि आपको वो लाइन बतानी थी, जो ऐसी लाइन बतानी थी जो इसके पैरेलल है और इस वाले प्लेन के भी पैरेलल है और इस वाले प्लेन के पैरेलल है. तो भैया स्पेस, अब मैं 3D में काम कर रहा हूं तो मुझे ये तो मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको भी समझने में करनी पड़ेगी. सो क्या होगा, मैंने मान लिया कि उस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं ए बी और सी. लेट अस सपोज डायरेक्शन रेशोज ऑफ अननोन लाइन आर ए बी एंड सी. माना कि अज्ञात रेखा के दिक् अनुपात ए बी और सी हैं. मान लिया भैया, ये हो गया. अब क्या होगा, वो जो लाइन आपको बतानी है वो इस प्लेन के पैरेलल है, तो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी. और प्लेन के नॉर्मल के DRS है बच्चे 5 1 और -6. तो क्या होगा, प्लेन के नॉर्मल के DRS है ये और लाइन के ये हैं, तो आप A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0 करेंगे. और ऐसे ही वहां पर 3A माइनस 2B प्लस 4C = 0. और यहाँ सिंप्लीफाई कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ये 4 और यहाँ पर 6 दूनी 12 ये आया. फिर -B के टाइम पर क्या करेंगे, 5 चौके 20
और ये 3 छिके 18। बहुत बढ़िया, एक नंबर काम हो रहा है बच्चों। और सी में क्या है, 5 दूनी 10 होते हैं और 3 एकम 3 होते हैं। यही कुछ होगा। ए के टाइम पर क्या होगा बच्चों, 3 चौक ए के टाइम पर, 1 मिनट, ए के टाइम पर 4 माइनस 12, ठीक है। बी के टाइम पर क्या होगा, 5 चौके 20 प्लस का माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और सी के टाइम पर क्या होगा, सी के टाइम पर इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, ये आ गया। और इज इक्वल टू लेमडा लिखना मत भूलना। तो ए बराबर आ जाएगा बच्चों -8 लेमडा, बी बराबर आ जाएगा बच्चों -38 लेमडा और सी बराबर आ जाएगा बच्चों -13 लेमडा। तो ये आपके पास में किसके डीआरएस आ गए, ये आपके पास में डीआरएस आ गए बच्चों उस लाइन के आ गए, और लाइन उस पॉइंट से पास हुई। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b और इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। और फिर यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक सिंपल सा काम ये करेंगे कि लेमडा कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे बच्चों, आंसर आ जाएगा। चलिए, हमें अगला सम दे रखा है, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, डिटरमाइन इक्वेशन of a line which passes through following point, which passes through following point, ये लीजिए, and which contains following line, which contains following lines. हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। अभी यहां आ जाइए भैया, आपको वो प्लेन बताना है जिसमें ये पॉइंट है और ये लाइन है। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड विच कंटेन्स फॉलोइंग लाइन। आपको उस समतल की समीकरण बतानी है बच्चों जिसमें ये पॉइंट और ये लाइन दोनों है। वीडियो को रोक करके करिएगा, तब तक मैं अपना गाना फिर से शायद गुनगुना लूं। तो क्या हुआ भैया, जाने कब कैसे हमें, भैया मैं गाने के बोल भूल रहा हूं इसलिए मैं उसको अब आगे नहीं गा पा रहा हूं। मैं तो ये भी भूल गया कि मैं कौन सा गाना गाता था कि हाँ भैया एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई। तो भैया वो हसीना जो है वो और कहीं नहीं है, मेरे घर में ही है। और मैं और किसी हसीना के बारे में बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो बड़ी खतरनाक किस्म की, अगर मैंने किसी और के बारे में बात करी तो वो मेरी 12 बजा देगी भैया, इसलिए मैं डर के ही सही और किसी हसीना के बारे में बात नहीं करूंगा। चलिए यहां पर आ जाइए आप बच्चों, आपको बोला है डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हिच कंटेन्स दिस पॉइंट एंड दिस लाइन। बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने इस लाइन की इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख दिया भाई, 7i + 2j + 4k प्लस लेमडा कॉमन निकाल देंगे तो -i कैप + 3j + 5k कैप हो जाएगा। यस, अभी मेरे को बोले बाबा रे कि एक प्लेन बता, मेरे को बोला है कि एक प्लेन बताने का आपको भैया जिसमें ये पॉइंट गिवन है, ये रहा वो पॉइंट सपोज ये, और मेरे को बोला है कि वो प्लेन बताने का जिसमें ये पॉइंट गिवन है और जिसमें ये लाइन भी गिवन है, जिसमें ये लाइन भी गिवन है। ये रहा प्लेन जो मुझे बताना है, ये रहा वो प्लेन जो मुझे बताना है, और जिसमें मुझे कोई पॉइंट गिवन है। ये लीजिए, ये पॉइंट गिवन है बच्चों, ये रहा वो पॉइंट गिवन है और ये लाइन भी मुझे इस पर गिवन है। तो क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भैया अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, फिर वो 2D की और 3D की, जब तक डायग्राम नहीं बनता है ना बाबा, तब तक समझ में नहीं आता अच्छे से। तो क्या करने का बाबा, अब आप जरा दिमाग लगाइए कि क्या किया जाएगा। हम कार्टेशियन फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं वेक्टर फॉर्म में पहले कर लेता हूं, कार्टेशियन फॉर्म में आप कर लीजिएगा। भाई हम क्या करें, माना कि प्लेन की इक्वेशन है r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0, वेयर r1 वेक्टर इज नथिंग बट द पॉइंट which
is present over the plane and n vector is nothing but the normal vector to the plane. So आपके पास में ये होगा. So उसके उस बेसिस पर क्या होगा बच्चों, चूंकि ये पॉइंट उस प्लेन में है इसलिए -i प्लस 2j प्लस 4k, ये लीजिए कुछ ये सिचुएशन बनेगी. और डॉट n वेक्टर ये आपके पास आया. अब वो n वेक्टर आपको पता नहीं है, पंगा ये भाई आपको किसी भी प्लेन की इक्वेशन बड़ी सरलता से, सहजता से, सुलभता से आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको प्लेन पे किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर और उस पर नॉर्मल वेक्टर पता हो भाई. हाँ, तो भैया ये मेरे को क्या करना पड़ेगा, n वेक्टर तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों. आपको वो प्लेन बताना है, आपको वो प्लेन बताना है और जिसमें आपको पॉइंट पता है और आपको उसमें कोई लाइन पता है. तो स्वाभाविक सी बात है ना बच्चों, जो कोई पॉइंट लाइन में होगा वो प्लेन में भी तो होगा. बोलिए, जो कोई पॉइंट लाइन में होगा वो प्लेन में नहीं होगा. भाई ये देखो, ये पॉइंट प्लेन में है, आपको समझ में आया, अच्छा हाँ ये पॉइंट प्लेन में, अंडरस्टूड सर, एक नंबर समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया. लेकिन अब यहां पर साथ में क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो पॉइंट प्लेन में होगा वो तो आपने लिख ही दिया, लेकिन जो लाइन में जो पॉइंट होगा वो भी तो प्लेन में होगा, क्योंकि लाइन भी तो पूरी की पूरी प्लेन के अंदर ही है. आपको बोला है ना, दिस लाइन इज प्रेजेंट इन प्लेन, दिस प्लेन कंसिस्ट ऑफ दिस लाइन. सो वॉट एवर, इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे. कितने होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट. तो लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब भी तो इस प्लेन पर लाई करेंगे. वॉट एवर, जो भी पॉइंट्स इस लाइन पर होंगे वो प्लेन पर भी लाई करेंगे. तो लाइन पर कौन सा पॉइंट है, लाइन पर पॉइंट है ये वाला. तो ये पॉइंट भी तो प्लेन पर होगा. तो ये प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई. तो कराइए जनाब. तो ये क्या होगा, 7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस जो लिखा था वो हमने लिख दिया. ये लीजिए r वेक्टर माइनस ये डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0. ये आपके पास आ गया, ये पिक्चर बनकर आ गई आपके पास. तो क्या हुआ बच्चों, हमने क्या करा यहां पर, हमने जो है देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, जो आपको प्लेन में कोई पॉइंट गिवन था वो ये रहा, मैंने रख दिया यहां पर r1 वेक्टर की जगह. अब ये प्लेन में ही ये लाइन भी गिवन है, इस प्लेन में ये लाइन भी गिवन है. तो अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो कोई पॉइंट लाइन में होगा, भाई लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उनमें से एक पॉइंट ऑब्वियसली ये वाला है. तो ये जो लाइन अगर प्लेन में है तो लाइन पर जो पॉइंट होगा वो भी तो प्लेन में होगा, वो भी तो किस में होगा, प्लेन में होगा. तो वो आपने प्लेन की इक्वेशन में रख दिया, सेटिस्फाई कर दिया. और लगे हाथों आप यहां पर n वेक्टर बराबर क्या सपोज कर लीजिए बच्चों, n वेक्टर बराबर आप सपोज कर लीजिए, एक मिनट, n1i कैप प्लस n2j कैप प्लस n3k कैप. सो ये आपके पास क्या होगा, इसमें से इसको करेंगे तो 8n1, 7 और 1 8, 2 में से 2 गए तो 0 बचेंगे, 4 में से 4 पे जाएंगे तो 0 ही बचेंगे. क्या बात है. तो 8n1 इक्वल टू 0, तो यहाँ तो n1 की वैल्यू 0 आ जाएगी बाबा. अरे अब यहां पर एक और बात है बच्चों कि ये प्लेन आपको बताना है, ये प्लेन आपको बताना, जिसका पॉइंट आपको गिवन था वो आपने रख दिया. लाइन में जो पॉइंट था वो लाइन प्लेन में थी, तो लाइन पर जो पॉइंट था वो भी प्लेन में था, तो वो भी आपने रख दिया. ठीक है. और तीसरी चीज क्या, अब आप जरा दिमाग लगाइए, प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के भी तो नॉर्मल होगा. भाई ये लाइन कहां पर है, प्लेन में है. लाइन कहां पर है, प्लेन में है. और नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर है. प्लेन के अगर परपेंडिकुलर तो इस लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होगा, ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, बिल्कुल होगा. भाई ये आपके पास में लाइन प्लेन में है और ये जो n वेक्टर है ये प्लेन के नॉर्मल है. मतलब प्लेन में जितनी भी लाइंस हैं उन सब के भी वो परपेंडिकुलर होगा. सो प्लेन का नॉर्मल है n वेक्टर, वो इस लाइन के भी नॉर्मल होगा. तो इस लाइन के नॉर्मल होगा तो हो जाएगा माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. और इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो n1 की वैल्यू तो माशाल्लाह 0 है ही सही. तो 3n2 बराबर आ जाएगा आपके पास में -5n3. सो यदि मैंने n3 को सपोज कर लिया लेमडा
इफ आई सपोज n3 की वैल्यू लेमडा, तो n2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 5 लेमडा अपॉन 3 आ जाएगी माइनस में। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n2, दिस इज द वैल्यू ऑफ n1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ n3। ये आ गई। तो अब आपके पास में क्या होगा बच्चों, आप ये सारी वैल्यूज वहां रख देंगे, तो r वेक्टर माइनस आई प्लस 2j प्लस 4k, ये आया डॉट, क्या होगा बच्चों, n1 तो हो गया 0i, और फिर n2 क्या हो गया बच्चों, माइनस 5 लेमडा अपॉन 3j प्लस लेमडा के कैप, और इन दोनों में से लेमडा कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए। होप मेरे कैलकुलेशन सही है। मैं एक बार फिर से समझाया दे रहा हूं बच्चों, मुझे वो प्लेन बताना था जिसमें ये पॉइंट और ये लाइन थी। तो ये पॉइंट प्लेन में था, तो मैंने वो सिचुएशन रख दी। भैया प्लेन माशाल्लाह आप पूरा पढ़ चुके हो, तो आपके पास में ये आ चुका इक्वेशन। एन वेक्टर क्या, प्लेन पर नॉर्मल, ये आपको पता। अब ये लाइन भी प्लेन में, तो लाइन में जो पॉइंट होगा वो भी प्लेन में होगा, इसलिए वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये सिचुएशन बन गई। और तीसरी चीज क्या, अब ये तो आपने एक, इससे आपके पास में n1 n2 n3 में की इक्वेशन बन गई। और एक और बात यहां पर आपके पास में क्या आ रही है बच्चों, आपके पास में एक और बात यहां पर ये आ रही है कि जो प्लेन पर नॉर्मल होगा, जो कि n वेक्टर आपने सपोज करा है, प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के भी नॉर्मल होगा। और लाइन जो है बच्चों वो ये वाली है, क्योंकि वो इसके पैरेलल है, स्वाभाविक सी बात है। और प्लेन पर जो नॉर्मल है वो ये, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो दोनों के परपेंडिकुलर की सिचुएशन लगा दिया, आपके पास में ये हो जाएगा। लेमडा कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मैंने ये काम करा किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। मैं चलिए इसी को वेक्टर फॉर्म में करा। कार्टेशियन फॉर्म में मैंने आपसे जैसे कहा कि मैं वेक्टर फॉर्म में कर देता हूं, कार्टेशियन फॉर्म में आप करिएगा, पर कार्टेशियन फॉर्म में मैं कराए दे रहा हूं, पर पहले इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों यहां पर आपके पास में क्या है, मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों। मुझे क्या कहा है यहां पर, मुझे ये कहा है कि मुझे वो प्लेन बताना है जिसमें ये पॉइंट है। ये पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -1, 2, 4। ये पॉइंट है और ये लाइन है। अब लाइन कहां से पास हुई, लाइन पास हुई बच्चों किसी पॉइंट 7, 2, 4। 7, 2, 4। कभी किसी के दिमाग में आ रहा हो सर वो पॉइंट यहां आ जाए तो क्या हो गया, ये प्लेन भी तो यहां आ जाएगा। भाई ये तो प्लेन इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट एरिया का होता है। जैसे लाइन इनफाइनाइट लॉन्ग है वैसे प्लेन भी है। क्योंकि कई बार ऐसा दिमाग में आए कि सर ये लाइन इस प्लेन में है, पर ये लाइन तो बहुत बड़ी है, तो ये पॉइंट अगर बाहर निकल गया तो प्लेन भी तो बड़ा है। प्लेन भी, ये तो दिख रहा है हमको ऐसे फाइनाइट लेंथ का, वरना प्लेन भी जैसे लाइन इनफाइनाइट लेंथ की है वैसे प्लेन भी इनफाइनाइट ही साइज का है। तो ये प्लेन में जो पॉइंट, इस लाइन में जो पॉइंट होगा वो इस प्लेन में भी होगा। ये लीजिए, सो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, मैंने मान लिया a इंटू क्या x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इफ अ प्लेन passes to a point whose coordinates are x1 y1 z1 and in direction ratios of normal to the plane are a b c, then its equation is given by this expression. So I can say इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x माइनस x1 b y माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये, और वो प्लेन कहां से, अब ये लाइन पर जो पॉइंट होगा वो प्लेन पर भी लाई करेगा, इसलिए वो उसको क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां रख दीजिए बच्चों 7 + 1, फिर यहां पर क्या, ये हो जाएगा 2 - 2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 4 - 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 8 इक्वल टू 0, सो दैट इट इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 0 बिकॉज 8 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज 0 कैन बी पॉसिबल, is possible when either of them, at least one of them is 0. So it concludes that a is equals to 0. So a की वैल्यू 0 शून्य सिफर आ गई बच्चों, ये तो मेरे को मालूम पड़ चुका है। अब मेरे को क्या करने का है बाबा, a आ गया। a आने के बाद में मैं क्या करूंगा, ए आ चुका बच्चों। अब यहां पर क्या है, मुझे वो प्लेन बताना है जिसमें ये लाइन है। तो प्लेन पर जो नॉर्मल होगा, जिसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी माने हैं, वो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के परपेंडिकुलर होंगे। क्यों, क्योंकि प्लेन जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन में जो लाइन होगी वो उसके भी परपेंडिकुलर होगा। और प्लेन में लाइन जो है बच्चों, इस लाइन की इक्वेशन को कैसे लिखोगे, पहले x माइनस 7 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या बच्चों, z माइनस 4 अपॉन 5। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। अब आपको वो प्लेन बताना है जो इस लाइन के, जिसमें ये लाइन है,
तो प्लेन पर नॉर्मल जिसके डायरेक्शन रेशोज ये हैं वो इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0 होगा। और a की वैल्यू तो माशाल्लाह पहले से निकाल चुके हो, तो 3b प्लस 5c की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां से यदि मैं 3b बराबर माइनस 5c लिख दूं और मैं यदि c बराबर लेमडा लिख दूं तो b बराबर हो जाएगा -5 लेमडा बाय 3। a b और c तीनों की वैल्यू को यहां रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं।